नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हम केवल उन्हीं मिट्टियों को डिटेल में पढ़ेंगे, अन्यथा हमें ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले दिया है काली मिट्टी। काली मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? बेसाल्ट प्रधान लावा के अपक्षय व अपरदन की क्रिया के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, वह कौन सी मिट्टी है? तो इसका आंसर है रेगुर मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसीलिए। तो रेगुर नाम है। रेगुर किसका नाम है? रेगुर काली मिट्टी का ही नाम है। यूपी में काली मिट्टी को करेल भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। यूपी में काली मृदा को करेल भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए, अब आपको कुछ कथन व कारण दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। जैसे दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं। कारण दिया है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर क्या ठीक है और क्या गलत है? देखिए, यहाँ पर कथन ठीक है बल्कि कारण गलत है, क्योंकि दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, जबकि काली मिट्टी में ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर आर कारण गलत है। अब हम बात करते हैं अपने अगले कथन ए की। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो इसलिए कथन ए ठीक है। अब हम बात करते हैं कारण की। तो काली मिट्टी में जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते, इसलिए कारण गलत है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती किस मृदा में की जाती है? तो कपास की खेती काली मृदा में की जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो जैसा भी हमने आपको बताया, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। कथन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जी हाँ, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसका कारण दिया है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कारण गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। इसका मतलब स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। देखिए, काली मिट्टी को हमने स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहा? क्योंकि काली मिट्टी में सूखने के बाद अधिक दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए हमने इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा। और इसमें जल धारण की भी क्षमता सर्वाधिक होती है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लावा मिट्टियाँ मालवा पठार में पाई जाती हैं। मालवा पठार की प्रचुर मिट्टी है। मालवा पठार की प्रचुर मिट्टी है काली मिट्टी। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। तो काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे हम स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक जल धारण की क्षमता होती है और यह स्वतः जुत जाती है, इसलिए इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में बुकानन के द्वारा किया गया था। लैटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार हमें केरल और महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि लैटेराइट मृदा कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती, परंतु
इसका इस्तेमाल ईंटों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि यह सूखने के बाद बहुत कड़ी तथा पथरीली हो जाती है, इसलिए लैटेराइट मृदा कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। इसका उपयोग ईंटों का निर्माण में किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की लैटेराइट मिट्टी के बारे में। सही कथन है। वे साधारणतः लाल रंग की होती है। लैटेराइट मृदा लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि लैटेराइट मृदा में टैपियोका और काजू की अच्छी फसल होती है। अब हमें यहाँ पर कथन और कारण दिए हैं। कथन: पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। देखिए यहाँ पर हमें इसके अंतर को बताया है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। इसका कारण है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला या लैटेराइट प्रकार की है। जी नहीं, सर्वाधिक लैटेराइट मृदा केरल या महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कारण गलत हो जाता है। लैटेराइट मिट्टी मिलती है। लैटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है। लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लैटेराइट मिट्टियों के लिए मालाबार तटीय प्रदेश प्राधान्य है। लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है। फ्रेंड्स, लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है क्योंकि इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। लैटेराइट मृदा में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्त होता जा रहा है। इसका आंसर है लैटेराइट। अब हम बात करते हैं दोमट या जलोढ़ मृदा की। तो इसका निर्माण किस प्रकार होता है? यह हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी होती है। जलोढ़ मृदा को हम काप मृदा या कछारी मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कछारी मृदा किसे कहा जाता है, तो कछारी मृदा जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा उपजाऊ है। भारत में सर्वाधिक कृषि भी जलोढ़ मृदा में की जाती है और जलोढ़ मृदा भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मृदा, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। देखिए, जलोढ़ मृदा को हमने दो भागों में बांटा है, खादर और बांगर। खादर को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं, जबकि बांगर को हम प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका मतलब पुरानी मृदा। पुरानी मृदा को हम बांगर कहते हैं। वह मृदा जिसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। तो बलुई दोमट मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। दुम्मटी लोम मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी के सभी प्रकार के कण हमें दुम्मटी मिट्टी में मिलते हैं। अब हमें यहाँ पर मिट्टी से जितने भी विविध क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वह हमें यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। आलू, सोधर्म, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर एक ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है, देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है। जो लाल मृदा है वह किस कारण से लाल दिखाई देती है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण वह मृदा लाल दिखाई देती है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है
तो भारतीय मृदाओं में जस्ता की सर्वाधिक कमी है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये गलत है क्योंकि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। हाँ, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन के द्वारा ढका हुआ है यानी वनाच्छादित है। इसलिए यहाँ पर कथन ए गलत हो जाता है और कथन 8 सही है। पौधों में सबसे अधिक पानी मिलता है। तो चिकनी मिट्टी वाले पौधों में सबसे अधिक पानी मिलता है। मृदा का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है उसे कहा जाता है, उसे हम मृत्तिका कहते हैं। वह मिट्टी का कण जो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है उसे मृत्तिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर मिट्टी का पीएच मान बताया गया है। तो उर्वर भूमि में पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। खेतों में जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत के गुजरात राज्य में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीभवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। जो भी मृदा का लवणीभवन है वह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, जिसके कारण एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से जो पीछे छूटे नमक होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनसे उत्पन्न होता है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। चाय बागानों के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। देखिए अब हमें यहाँ पर मृदा अपरदन एवं सुधार के बारे में बताया है कि हमें मृदा की अपरदन को रोकने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र कौन सा है? तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक होती है। चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण अपरदन है, वह अपरदन प्रारूप है। चंबल घाटी के आसपास जितने भी अपरदन का क्षेत्र है वह अवनालिका अपरदन का उदाहरण है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम है। देखिए हमें यहाँ पर मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के क्रम बताए गए हैं, जैसे आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन। यह मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम है। इस क्रम को आपको याद रखना है। कृष्य भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो सोघर्म कृषि भूमि का वह पौधा है जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। इस पौधे का नाम आपको याद रखना है, वह पौधा है सोघर्म। फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक होता है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धति है। तो सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर और वेदिका निर्माण यानी टेरेसिंग और वायुरोध, ये मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं। तो इन पद्धति के नाम आपको याद रखने हैं। इनके नाम हैं समयावर्तन यानी फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण जिसे हम टेरेसिंग भी कहते हैं, और वायुरोध। ये कुछ पद्धतियां हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं।
भारत में मृदा अपरदन समस्या संबंधित है। तो भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है। तो भारत में वनों उन्मूलन से मृदा अपक्षय समस्या संबंधित होती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। मतलब अगर हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण करना होगा, जिससे मृदा एक जगह बंधी रहे, क्योंकि पेड़ों की जड़ों के द्वारा मृदा एक जगह बंधी रहती है, जो कि मृदा अपरदन को रोकती है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर मृदा से पूछे जाते हैं वह कंप्लीट हुए। धन्यवाद।